मेरा नाम राधिका है और जब मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र 18 साल की थी। दरअसल बात ये थी कि जब मेरे मम्मी पापा मेरी दीदी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, तब मेरी मम्मी की सहेली ने हमारे घर अपने दोनों बेटों का रिश्ता भेजा था। वो मेरी मम्मी की सहेली थी, इसलिए उनका पहले से ही हमारे घर आना जाना रहा था और कई बार तो शादियों में भी दोनों परिवार का मिलना हो जाता था। दोनों परिवारों में अच्छी जान पहचान होने से उन्होंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता हम दोनों बहनों के लिए भेज दिया था। बड़े बेटे के लिए रश्मि दीदी को और छोटे बेटे सौरभ के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। दोनों परिवार मिडिल क्लास ही थी। खैर, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हो गई। जब हमारी शादी हो रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि जाने अनजाने में मैंने अपनी दीदी के साथ बहुत बुरा कर दिया था, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मेरे पति सौरभ नॉर्मल दिखने वाले आदमी थे और इससे रश्मि दीदी की तरफ कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि मेरे जीजा दिखने में बहुत अच्छे थे। मेरी दीदी ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती थी, ऊपर से चपटी नाक और सांवले रंग में उनकी शक्ल को थोड़ा बिगाड़ दिया था। फिर भी मेरी दीदी बेचारी बैठे बैठे वह सब चुपचाप देखे जा रही थी, क्योंकि अब तो उनको ये सब की आदत सी पड़ गई थी। ये सब तो मेरी दीदी पहले भी झेल चुकी थी, क्योंकि पहले भी जब कभी हम किसी शादी में जाते तो सब लोग मेरे रंग रूप की तारीफ करते हुए कहते कि तुम तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, और यह सब वो मेरी दीदी के सामने ही कह देते थे। किसी को इतना भी पता नहीं होता था कि इससे मेरी दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज भी वह सब होता देख मुझे वो बात याद आ गई कि कभी भी दो सगे भाइयों की या दो सगी बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह का कुछ घटना घट जाता है। लेकिन कर भी क्या सकते थे। मेरी ससुराल वालों को दोनों बेटों की शादी एक साथ करनी थी, या यह भी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण वो अपने पैसे बचा रहे थे, जो हो। लेकिन दोनों परिवार आपस में सहमत हुए और हम दोनों बहनों की शादी हो गई और इस तरह हम दोनों बहनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सभी के स्वभाव अलग अलग थे। लेकिन एक बात का सुकून भी था कि जीवन अच्छा चल रहा था। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरे पति सौरभ मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे। शायद यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन मेरी दीदी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है। पहले तो मुझे लगा कि यह नॉर्मल बात है, पति पत्नी में तो ये सब होता रहता है, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो थोड़ी अनबन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरे जीजा ज़ोर ज़ोर से मेरी दीदी पर चिल्लाते रहते थे। जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि वो हमसे बड़े हैं और ऊपर से ये उनका निजी मामला है, तो हमें उनके मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। एक बार जब मैं अपनी दीदी के कमरे के बाहर से गुज़र रही थी, तब मैंने अपने जीजा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और मैं वहीं रुक गई। मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि मैंने जीजा के मुंह से अपना नाम सुना था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो गई, जिस वजह से मेरे जीजा मेरा नाम लेकर दीदी पर चिल्ला रहे थे। लेकिन इतना तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सौरभ ने मुझे साफ साफ मना किया था सब कुछ करने से, इसलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे जीजा मेरे पास आकर मुझे कहने लगे, बीमा, अपनी दीदी को भी कुछ सिखा दे कि वो सीधी तरह सज धज कर रहा करे। आखिर वो अब अपने ससुराल में है और उसे मेरी इच्छा का भी मान रखना चाहिए। हर पत्नी की तरह मैं ही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे लिए सज धज कर रहे। जीजा तो सही कह रहे थे कि दीदी को जीजा की इच्छाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करती। ये बात अपनी दीदी को समझाकर मैं उनका दिल भी तो नहीं दुखा सकती थी। मैंने अपनी जीजा से कहा, दीदी तो वैसे ही बहुत प्यारी है, उन्हें कहाँ सजने संवरने की ज़रूरत है। तो मेरे जीजा कहने लगे, ये प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखने के लिए ये सब कहते हैं, तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती। खैर, ये सब तो चलता रहा और देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल पूरा होने आया। मैंने और सौरभ ने एनिवर्सरी का पूरा दिन एक साथ बिताने का वादा किया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और उसी दिन सौरभ ने घर से जाते वक्त कहा था कि उनका मूड आज ठीक नहीं है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद किसी अनहोनी का अंदेशा था, जो दोपहर होते ही एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पति और मेरे जीजा दोनों ही बाइक पर जा रहे थे। उनकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई,
जिसमें मेरे जीजा को भारी चोट लगी थी, लेकिन मेरे पति की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं गम में डूब चुकी थी, क्योंकि अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और मैं विधवा हो गई थी। मेरी और सौरभ के सारे सपने अधूरे रह गए थे। सौरभ के जाने के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता था। सौरभ के बिना ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी जल्दी रिश्ते नहीं मिलते, तो विधवा को कौन अपनाएगा। मेरी दीदी भी बहुत ही उदास थी। वो बार बार मुझे समझा रही थी कि जो हो गया है उसे बदला तो नहीं जा सकता, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन मेरी साथ ज़िंदगी ने जो अन्याय किया था, उसका सारा गुस्सा मैंने अपनी दीदी पर निकाल दिया। मैंने उनसे कहा कि यह कहना बहुत आसान होता है कि ख़ुद को संभालो, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। आज अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर पाती। भगवान का शुक्र है कि जीजा सही सलामत है, लेकिन मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मेरे जीजा ने यह बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ के जाने के बाद भी मैंने ससुराल में ही रहने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि यह सब हुआ तो पापा भी बर्दाश्त न कर सके और उनको दिल का दौरा पड़ चुका था। अब मैं उनके सामने रहकर उनकी तकलीफ़ों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सौरभ को गुजरे हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन दीदी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर सारे घर वाले फ़ौरन राजी हो गए। बात ये थी कि मेरी दीदी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उनके पति यानी मेरे जीजा से मैं शादी कर लूं, और घर वाले और मेरे जीजा भी इस बात के लिए तैयार थे। सारे लोग हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। तभी मेरे जीजा ने कहा, उस दिन बाइक में चला रहा था और सौरभ मेरे पीछे बैठा था, वरना अक्सर बाइक सौरभ ही चलाता था और मैं पीछे बैठता था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चला गया है, तो उसकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारे घर की रौनक हो, हम तुम्हें बड़ी शान से शादी करके लाए थे और अब तुम ही हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है। तुम इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरी मम्मी पापा को भी बुला लिया गया। उनका यह कहना था कि यह फैसला एकदम ठीक है। जब लड़का को यानी कि मेरे जीजा इस बात के लिए तैयार हैं और रश्मि को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझे कहा, राधिका, तुमने ठीक कहा था। किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल दुखी नहीं हूँ और मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। दीदी की यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे मम्मी पापा सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि यह सबसे अच्छा निर्णय है और इसी में ही सबकी भलाई है। मेरे जीजा की सभी तारीफ़ करने लगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा काम और क्या हो सकता है। मेरी दीदी की भी सब लोग प्रशंसा करने लगे कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जिसने अपने पति को सही रास्ता दिखाया है, वरना आजकल तो पति की दूसरी शादी पर गुस्सा हो जाती हैं और अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। मैंने सबकी बात मानकर हाँ कर दी। जीजा ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मुझे अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया। अब जीजा मेरे पति बन चुके थे। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैंने विशाल से थोड़ा सा वक्त मांगा था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पति बन चुके हैं, अब मुझे पर आपका पूरा हक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं खुद आपके करीब आऊँगी। वह मेरी बात मान गए थे। धीरे धीरे विशाल को मैंने अपना लिया। मैंने उनको पति होने का हक दे दिया। सौरभ के गुजरने के बाद मेरी दीदी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरी दीदी मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में कुछ था। वो आते ही पहले तो मुझे डांटने लगी, राधिका, तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, देखो कितनी कमज़ोर लग रही हो। इतना कहकर उन्होंने मुझे देसी घी में बने लड्डू दिए और साथ में केसर बादाम का दूध भी लाई थी। दीदी मुझे कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ और यह मैंने अपने हाथों से बनाए हैं तुम्हारे लिए। मैंने उनसे कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हो? आपको तो पता है ना कि मैं रात को खाना नहीं खाती। मैं पहले से ही अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए खाने में परहेज किया करती थी। मेरी दीदी ने कहा, पहले की बात और थी,
लेकिन अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तभी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने उनसे कहा, दीदी आप मेरे बच्चे के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आप खुद अपने बच्चे को पाने के लिए वह सब क्यों नहीं करते? तब मेरी दीदी ने कहा, मैं भी रोज़ यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी तो बच्चे होने चाहिए ना, इसलिए अपने साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल रखती हूँ। आखिर मेरी छोटी बहन जो हो, सोचो कितना अच्छा होगा जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। मैंने कहा, काश कि मेरा और सौरभ का भी बच्चा हो जाता, तो कम से कम उनकी कोई निशानी मेरे पास तो रह जाती। यह बात सुनते ही दीदी ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा और कहा, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। विशाल ने मुझे यह बात पहले ही बता दी थी कि सौरभ कभी भी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकता था। दुनिया की नज़रों में तुम बांझ ही रह जाती। इस बात का अफसोस तो है कि सौरभ अब इस दुनिया से चला गया है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने अपनी दीदी को हैरत भरी नज़रों से देखा और कहा, मेरा पति मर गया और आप इसे अच्छी बात कह रही हैं? दीदी ने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है भला। लेकिन तुम तो मेरे एहसानों के बदले उल्टा मुझे सुना रही हो। मुझे इतना कहते ही दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह की बातें सुनकर मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों ख़राब हो गया था। मैं सोचने लगी, अपने पति से मेरी शादी कराने में भला उनका क्या फ़ायदा हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब कुछ किया मेरी खुशी के लिए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और लड्डू भी खाए और दूध भी पी लिया। मेरी दीदी तो वाकई में बहुत अच्छी थी। वो सब के साथ साथ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। शादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने कभी मेरे साथ देवरानी जैसा व्यवहार किया हो या सौतन बनकर मेरे साथ कोई बदसलूकी की हो। मेरे पति, उनका भी रवैया बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उनकी साली या छोटे भाई की पत्नी थी। विशाल हमारी शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं पहले से ही उनकी पत्नी हूँ। विशाल मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उनको अपने कमरे से बाहर निकालना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली पत्नी यानी मेरी दीदी के साथ भी थोड़ा समय बिताओ, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन छोटे बच्चे की तरह विशाल करने लगते थे और मेरे कमरे से जाते ही नहीं थे। मेरी सास ने मुझे समझाया था कि विशाल को ज़्यादा प्यार मत दो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा त्याग किया है, तो तुम कभी भी उसको उसके पति से दूर मत करना। मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन विशाल अब मेरे पति हैं, तो अब मैं उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकती और ना ही उनको धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल सकती हूँ। लेकिन जाने अनजाने में यह शादी करके शायद मैंने अपनी दीदी के साथ बहुत गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा भला ही सोचा था। इसलिए मैंने उनको सारी बात बता दी थी कि विशाल खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते और इस मामले में मैं अपनी दीदी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मर्दों का तो आपको पता है ना। अभी तक मैंने इतना ही कहा था कि मेरी दीदी ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कोई बात नहीं राधिका, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी ना हो, तुम भी तो विशाल की पत्नी हो और ये तो अच्छी बात है। वैसे भी शादी के बाद पति पत्नी का आपस में रिश्ता मजबूत होना ही चाहिए और वो औरत बहुत भाग्यशाली होती है जिनके पति उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वह औरत बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ये बात करते हुए मेरी दीदी कहीं खो गई थी। मेरी दीदी बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। वो मुझे हर रात खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती और केसर बादाम का दूध पिलाती। मेरी दूसरी शादी को 2 महीने पूरे हो चुके थे। मेरी दीदी हर दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थी मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और आपकी माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था, लेकिन वहीं अस्पताल के करीब एक जगह था जहाँ पर हम दोनों जाते और खूब सारी बातें भी करते थे। फिर एक रात जब दीदी मेरे कमरे में दूध देने आई, तब वो मेरे सिर के पास बहुत सारे पैसे रख कर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद गलती से रख कर गई होगी, इसलिए अगले दिन मैंने उनको पैसे लौटाते हुए कहा, दीदी आप जब मेरे कमरे में आई थी तब शायद आप ये पैसे वहीं भूल गई थी। तब मेरी दीदी ने कहा, नहीं राधिका, वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने उनसे कहा, दी इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए और आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? तो दीदी कहने लगी,
मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? दरअसल ये सारे पैसे हमारे ही हैं। विशाल हम दोनों के ही पति हैं, तो उनके पैसों पर अब हम दोनों का बराबर का हक है। और मैं तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे रही हूँ, जो विशाल ने मुझे तुम्हें देने के लिए दिए थे। और उन्होंने यह भी कहा था कि राधिका मेरी पत्नी है, इसलिए खर्चा उसे भी मिलना चाहिए। और वैसे भी तुम विशाल की पत्नी होने से मेरी बहन कम थोड़ी ना हो जाओगी। विशाल की पत्नी होने से मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही चमक उठी थी, पर अब तुम भी उनकी पत्नी हो, इसलिए आधे पैसे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब कि यह पैसे मेरे पति के यानी कि मेरे ही हैं। तो अपने पहले पति सौरभ की याद तो दिल से कभी ना गई थी, लेकिन दूसरी शादी के बाद हम औरतों को अतीत को भुलाकर अपने आज में जीना सीखना ही पड़ता है। मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी, क्योंकि अब मैं सौरभ की विधवा नहीं बल्कि विशाल की पत्नी थी। दीदी और मेरे बीच का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और अब तो हम दोनों ने हर चीज़ एक जैसा ही पहनना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन जब मैं और मेरी दीदी अस्पताल गए तो हम दोनों ने एक ही जैसे दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक रखा था। किसी नर्स को पहचानने में शायद गलती हो गई। जब वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कह दिया कि आज आप अपनी बहन को नींद की गोली मत खिलाना। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि ये क्या बोल गई नर्स मुझे। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और सोचने लगी कि क्या दीदी हर रात मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात वह मेरे लिए देसी घी में बने लड्डू लाती थी और उसके साथ में एक गिलास केसर बादाम का दूध भी होता था। क्या दीदी उसी में मुझे नींद की गोलियां मिलाकर दे रही थी? लेकिन वो मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ क्या करना चाहती थी? ऐसे कई सवाल अचानक ही मेरे दिल में जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई हो, लेकिन फिर याद आया कि कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह साफ साफ शब्दों में मेरी दीदी का नाम लिया था। तभी तो मैं सोचूं कि जिस दीदी को मेरी रंग रूप की वजह से कितनी बातें झेलनी पड़ती थी, वो अचानक से ही इतनी अच्छी कैसे हो गई थी। इतना अच्छा व्यवहार तो उन्होंने शादी से पहले भी मेरे साथ कभी नहीं किया था। तब मेरे मन में ऐसे और कई सारे सवाल आने लगे थे। पहले तो उन्होंने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी, और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उनके पति का बच्चा पैदा करूं। तो क्या वो खुद मां नहीं बन सकती है? आखिर यह सब क्या चल रहा था? ये सारे सवालों का जवाब तो मेरी ही दीदी मुझे दे सकती थी, या तो मेरे पति भी दे सकते थे। मैंने सोच लिया था कि आज विशाल के घर आते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जब विशाल घर आए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात को शुरू कैसे करूं। मैं कुछ बोलती इससे पहले विशाल ने मुझे एक ऐसी बात बता दी जिससे सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। विशाल ने मुझे कहा, देखो राधिका, मुझसे वादा करो कि आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगी। विशाल ने कहा, राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सौरभ के मरने के बाद मैं सच्चे दिल से तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके पास मेरे लिए सजने संवरने का वक्त भी नहीं होता था, और जब मैं अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर करता तो वो मुंह फुलाकर कोने में जाकर बैठ जाती थी। उसे ना तो बात करने का ढंग था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे बस कहता था कि देखो राधिका कैसे अपने पति के लिए सज धज कर रहती है, उसे देखकर कम से कम कुछ सीखो। तब से ही वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई थी कि मेरी अपनी दीदी मुझसे इतनी नफरत करती थी। विशाल ने आगे कहा कि जब मैं उससे कहता कि तुम राधिका जैसी क्यों नहीं बन सकती, देखो कैसे सौरभ के लिए पूरा दिन सज धज कर रहती है, ऐसा कहता था, इसलिए वह मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। और फिर जब उसने घर वालों के सामने मेरी और तुम्हारी शादी की बात रखी तो मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी के बर्ताव से तंग आ चुका था। वैसे तो जब सौरभ की मौत हुई तब मैं खुद भी ये सोचता था कि अच्छा होता अगर मैं उसकी जगह पर चला गया होता, कम से कम तुम दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ तो होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा होगा, इसलिए उस दिन मेरी जगह सौरभ बैठ गया था। सौरभ के जाने के बाद मुझे तुमसे हमदर्दी तो थी ही, लेकिन जब रश्मि ने तुम्हारी और मेरी शादी की बात कही तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी भाई की अमानत का खुद ही ख्याल रखूं और तुम्हारे जीने का सहारा बनूं, जिससे तुम इसी घर की बहू बनकर हम सब के सामने ही रहोगी और तुम्हारी मम्मी पापा का टेंशन भी दूर हो जाएगा। मैं तुमसे शादी हमदर्दी की वजह से नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था।
राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विशाल ने जब मुझे सारी सच्चाई बता दी थी तो विशाल की बात पूरी होते ही मैंने भी उनको दीदी से जुड़ी आज तक की सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर वह हैरान रह गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी रश्मि के हाथ में पैसे नहीं दिए हैं और तुमसे झूठ बोल रही है। उसके बाद विशाल ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तरकीब निकाली और मुझे कहा कि हम अभी के अभी उस डॉक्टर के पास चलते हैं जिनके पास रश्मि तुम्हें ले जाती थी। और फिर हम दोनों तुरंत ही उस डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर मैंने दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया था और मेरे पति विशाल को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। वहां पहुंचकर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें एक गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। ये सब हमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और हमने डॉक्टर को रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा कि हमने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि तुम यहाँ पर गैर कानूनी काम करते हो। वो रिकॉर्डिंग देखकर डॉक्टर थर थर काँपने लगी और कहने लगी, प्लीज़ ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस छिन जाएगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी विशाल ने उनसे कहा कि अपना करियर बचाना चाहती हो तो आप मुझे उस औरत के बारे में सारी सच्चाई बता दो जो आपके पास आती है और जिसका नाम रश्मि है। उस डॉक्टर ने कहा कि वो तो अपनी बहन को लेकर आई थी। तब मैंने उस डॉक्टर से कहा, वो बहन मैं ही हूँ और यह मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा उनको दिखाया तो उन्होंने तुरंत ही मुझे पहचान लिया और फिर कहने लगी, रश्मि जी ने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दें जिससे ये कभी भी बच्चा पैदा न कर सके और बांझ ही रह जाए। डॉक्टर की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई और विशाल के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। विशाल ने मुझे कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि रश्मि इतनी हद तक नीचे गिर जाएगी। वो तुम्हें बांझ बनाना चाहती है और वो उस बात का बदला लेना चाहती है क्योंकि मैं उसके सामने तुम्हारी तारीफ़ किया करता था। डॉक्टर से बात करने के बाद हम दोनों सीधे घर आ गए। तभी मेरी दीदी सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने जाते ही सबको इकट्ठा किया और सबको दीदी की सच्चाई बताते हुए विशाल ने दीदी के गालों पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, रश्मि तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है तो तुम अभी के अभी माफ़ी मांगो राधिका से, वरना मैं तुम्हें आज ही तलाक दे दूंगा। दीदी की आंखों से आंसू बहने लगी और वो रोते रोते मुझसे कहने लगी कि मैं बहक गई थी ये सुन सुनकर कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मायके में तो मैं यह सब सोचकर सहन कर लिया करती थी कि शादी के बाद कोई मेरी शक्ल को रंग रूप से नहीं मिलाएगा, लेकिन तुम्हारे रंग रूप ने तो मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है एक औरत को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब उसका पति उसे छोड़कर किसी और की तारीफ़ करता है। और मैंने तो शादी के वक्त ही अपना असली चेहरा दिखाया था। अगर मैं विशाल को पसंद नहीं थी तो उनको तभी मना कर देना चाहिए था। आज सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ दीदी ही नहीं बल्कि हम सब जिम्मेदार थे। सबने अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी सास ने कहा कि कभी कभी हम शास्त्रों में लिखी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से घर में ऐसे तूफान आ जाते हैं। मैंने दोनों बहनों के लिए रिश्ता ना भेजा होता और एक ही मंडप में दो शादियां ना करवाते तो शायद मेरा सारा बात जिंदा होता और आज जो कुछ यहाँ हो रहा है वो ना होता। अगली बारी विशाल की थी। विशाल ने भी दीदी से माफ़ी मांगते हुए कहा, रश्मि मैं जानता हूँ कि मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना ही चाहा था कि तुम भी सच कर सुंदर दिखो और हमारे परिवार की शान बनाओ। कहीं ना कहीं मैं अपनी दीदी के दुख की सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। जब मुझे पता था कि जहाँ दीदी और मैं साथ में होते हैं वह हमारे रंग की तुलना होती ही थी, तो मुझे इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था। अगर मैं ही नहीं होती तो ना हमारी तुलना होती और ना ही विशाल दीदी के सामने मेरी तारीफ़ करते और ना यह सब कुछ होता। मैंने अपनी दीदी से माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ही हूँ। क्या आप अपनी बहन को माफ़ नहीं करेंगी? सबके दिलों में अपने लिए प्यार देखकर दीदी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि जो प्यार आप सब मुझे दे रहे हैं मैं उसके लायक नहीं हूँ। पहले तो मैंने अपनी बहन की शादी अपने पति से करवा कर सबकी नज़रों में महान बनने की कोशिश की
और फिर भगवान ने मुझे रंग रूप ना देकर जो अन्याय किया था उसका बदला मैं अपनी छोटी बहन से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी छीन कर लेने जा रही थी। एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख माँ बनने का होता है। राधिका, मैं तुमसे वो सब छीनने जा रही थी। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद वो एक सूटकेस के साथ बाहर आई। उनके हाथ में सूटकेस देखकर हम सब समझ गए थे कि दीदी घर छोड़कर जा रही थी। मैंने उनसे कहा, दीदी आप घर छोड़कर नहीं जा सकती। जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सब की भी है। हम सब ने दीदी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2-3 सालों के बाद मेरा भी गोद भर गया था। मुझे लगा था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी क्योंकि दीदी ने मुझे बहुत हार्ड दवाइयाँ दी थी जिसकी वजह से मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं माँ बनूंगी। लेकिन भगवान ने मेरा गोद भर दिया। मुझे खूबसूरत सा बेटा हुआ। मेरी दीदी अनाथ आश्रम में काम करने लगी, वहाँ के बच्चों को सेवा करने लगी। उनका कहना था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक औरत से उसकी माँ बनने का हक छीनने जा रही थी। इसलिए वह अनाथ आश्रम में बच्चों को देखभाल करती है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।